जन्नत के पत्ते। मम्मी रात को बहुत हैरत से वजह पूछने लगीं तो उसने साफ साफ वो बता दिया जो सुबह हुआ था। मम्मी चुप हो गई। फिर उन्होंने उसे टोस्ट और साथ कुछ और ला दिया। जितने दिन वहाँ रहे उसने अंडों को हाथ तक नहीं लगाया। मम्मी ने एक दफ़ा भी इसरार नहीं किया। वो पहले से भी ज़्यादा गमज़दा लगती थी। वो वापस आए तो चंद रोज़ बाद अब्बा भी आ गए। वो अब उनके साथ रहते थे, मगर घर का माहौल बहुत तल्ख और ख़राब हो गया था। मम्मी और अब्बा की अक्सर लड़ाई हो जाती। अब्बा ही बोलते रहते, मम्मी खामोशी से काम किए जाती। उसने भी अपनी माँ की आदत अपना ली। वो भी खामोशी से मम्मी का हाथ बटाता रहता। फिर जल्द ही उन्होंने इस्तांबुल छोड़ दिया। सिर्फ एक घर, एक शहर नहीं, उन्होंने बहुत से घर और बहुत से शहर बदले। वो जैसे किसी से भाग रहे थे। किससे और क्यों वो नहीं जानता था, मगर उसने अब्बा को फिर हमेशा मुस्तरब और परेशान ही देखा। ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, वो 10 बरस का था जब उसने जान लिया कि अब्बा किस से और क्यों भागते थे। और ये उसने तब जाना जब उसने दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी देखा। उन दिनों वो नताकिया में थे। अब्बा के एक दोस्त के फार्म हाउस के 2 कमरे उनके पास थे। मम्मी उन लोगों के बाड़े और खेत में काम करती थी। वो फसल के दिन थे। अनाताकिया में कटाई के मौसम की खुशबू बसी थी। फार्म की छत पर चढ़कर देखो तो दूर शाम की सरहदी बाड़ दिखाई देती थी। वो अक्सर वहाँ से शाम की सरजमीन को देखा करता था, मगर उस रात वो सो रहा था जब उसने वो आवाज़ सुनी। वो एकदम उठ बैठा। मम्मी इधर नहीं थी। उनको आज रात देर तक फसल का काम निपटाना था। वो जानता था। फिर आवाज़ किसकी थी? जैसे कोई दर्द से चिल्लाया था। आवाज़ साथ वाले कमरे से आई थी। वो फ़ौरन बिस्तर से उतरा। वो डरा नहीं। वो मेजर अहमद शाह का बहादुर पोता था। उसने स्लीपर्स पहने और दरवाज़ा खोलकर बाहर आया। दूसरा कमरा जो सामान के लिए इस्तेमाल होता था, उसकी बत्ती जल रही थी। जहान ने उसका दरवाज़ा धकेला तो वो खुलता चला गया। अंदर का मंजर बहुत भयानक था। कमरे में चीज़ें इधर उधर बिखरी थीं, जैसे बहुत धींगा मुश्ती की गई हो। अब्बा एक कोने में शल से खड़े थे। उनके हाथ में एक चाकू था जिसके फल से खून के कतरे टप टप गिर रहे थे। वो खुद भी जैसे शॉक से हुए सामने फर्श पे देख रहे थे जहाँ कोई उनके मुंह गिरा हुआ था। अब्बा, उसने पुकारा। जैसे करंट खाकर उन्होंने सर उठाया। उसे देखकर उनकी आंखों में खौफ दर आया। उन्होंने घबरा कर चाकू फेंका। ये मैंने नहीं, ये मुझे मारना चाहता था। मैं क्या करता? बेरब्त सी सफाई देते वो आगे आए और जल्दी से दरवाज़ा बंद किया। जहान फटी फटी निगाहों से औंधे मुंह गिरे शख्स को देख रहा था। बल्कि नहीं, वो इस खून को देख रहा था जो उसके औंधे गिरे जिस्म के नीचे से कहीं से निकलता फर्श पे बह रहा था। जहान, मेरी बात सुनो मेरे बेटे। अब्बा ने बहुत बेचारगी से उसे कंधों से थाम कर सामने किया। उनका मेरे बेटे कहने का अंदाज बिल्कुल दादा जैसा ना था। ये आदमी मुझसे लड़ रहा था। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ना था सिवाय इसके कि मैं इसको रोकूं, वरना ये मुझे पाकिस्तान ले जाता। मेरे बेटे, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? उसने खाली खाली नज़रों से उन्हें देखते हुए अस्बात में सर हिलाया। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। तुम किसी को बताओगे तो नहीं? अपनी माँ को भी नहीं? नहीं अब्बा, मुझे राज रखने आते हैं, उसने खुद को कहते सुना। चलो फिर जल्दी करो, इस जगह को हमें साफ़ करना है और इसकी लाश को कहीं दूर लेकर जाना है। मैं घोड़ा लाता हूँ, तब तक तुम तौलिया लेकर ये जगह साफ़ कर दो। उसने फर्माबरदारी से सर अस्बात में हिलाया। चंद रोज़ पहले बाड़े में एक गाय जख्मी होकर मर गई थी। उसका खून जो दीवार पे लग गया था उसी ने साफ़ किया था मम्मी के हमरा। अब भी वो कर लेगा। मैं अभी आता हूँ। अब्बा तेज़ी से बाहर निकल गए। उसे लगा शायद वो अब कभी वापस ना आए, जैसे दादा नहीं आए थे। पहली दफ़ा उसे महसूस हुआ था कि उसको अब्बा पे भरोसा ना था, मगर काम तो उसे करना था। वो भागकर 2 तौलिए ले आया और पंजों के बल फर्श पे झुका खून साफ करने लगा। वो भाड़े की गाय नहीं थी, वो कोई इंसान था, जीता जागता वजूद जो अब लाश बन चुका था। चंद लम्हे बाद ही वो शदीद खौफ के ज़ेरे असर आने लगा। उसके हाथों में लर्जिश आ गई, मगर काम तो उसे करना था।
कुछ देर बाद किसी ख्याल के तहत उसने खून से तर तौलिया चेहरे के करीब ले जाकर सूंघा, फिर नाक से उनते मुंह गिरे वजूद के ऊपर झुका और सांस अंदर को खींची। इस आदमी के वजूद से खुशबू उठ रही थी, ऐसी खुशबू जो उसने कभी नहीं सूंघी थी। वो खुशबू धीरे धीरे उसका खौफ ज़ायल कर गई। बहुत ज़ोर लगाकर उसने इस आदमी को सीधा किया, फिर उसके सीने पे जहाँ से खून उबल रहा था तौलिया ज़ोर से दबा कर रखा। अपने सामने एक लाश को देखकर भी उसे डर नहीं लग रहा था, इसलिए नहीं कि वो अहमद शाह का पोता था, बल्कि उस शख्स में ही कुछ ऐसा था जो हर तरफ खुशबू बखेर रहा था। उसने स्याह पैंट, स्याह स्वेटर और सर पर स्याह ऊनी टोपी पहन रखी थी। उसका रंग सुर्ख व सफ़ेद था। वो बहुत खूबसूरत और वजीह आदमी था। सीधा करने पर उसकी ठोड़ी जो सीने से लगी थी ज़रा ऊपर हो गई तो गर्दन पर सीने के कतरे नुमाया नजर आ रहे थे। जान ने उसके माथे पे हाथ रखा। वो गर्म था, दादा के जिस्म की तरह ठंडा नहीं, सख्त नहीं, अकड़ा हुआ नहीं। वो बहुत नरम और गर्म था। क्या वो वाकई मर चुका था? उसी असना में अब्बा आ गए। वो अब पहले से ज़्यादा संभले हुए लग रहे थे। उसके ज़ख्म पे एक कपड़ा कस के बांधने के बाद अब्बा उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। वहाँ एक घोड़ा खड़ा था। उसे बमुश्किल घोड़े पे उंधा लाद कर अब्बा ने भाग थाम ली। वो भी साथ ही हो लिया। रात का वक्त था, हर सू सन्नाटा था, मुहीब तारीकी। अब्बा फार्म की पिछली तरफ आ गए। वहाँ बड़े किचन के सहन के वस्त में फवारा बना था। अब्बा 2 बड़े बेलचे कहीं से ले आए और ज़मीन खोदने लगे। उसने भी बेलचा थाम लिया और उनकी मदद करने लगा। काफ़ी देर बाद जब घड़ा खुद गया तो अब्बा ने बमुश्किल इस लाश को उतार कर घड़े में डाला। अब्बा, क्या ये मर चुका है? वो मुतज़ब्ज़ब था। वो बोल उठा। उन्होंने ज़रा हैरत से उसे देखा। हाँ, ये मर चुका है। ना सांस है, ना धड़कन। ये कौन था अब्बा? मट्टी डालते हुए लम्हे भर को वो रुके, जैसे फैसला कर रही हूँ कि उसे बताना चाहिए या नहीं, मगर फिर बताने का फैसला कर लिया। ये पाक सिपाही था और मज़ीद कोई सवाल नहीं। जहान ने इस्बात में सर हिला दिया। वो मज़ीद कोई सवाल कर भी नहीं रहा था। उसकी निगाहें इस स्याहपोश शख्स पर जमी थीं जिस पर अब अब्बा मिट्टी गिरा रहे थे। बिलाशुबा वो इस दुनिया का खूबसूरत तरीन आदमी था। पाक सिपाही, पाकिस्तानी जासूस। वापसी पे अब्बा ने कमाल महारत से तमाम निशानात साफ कर दिए। थोड़ी देर में कमरा यूं हो गया जैसे वहाँ कुछ हुआ ही ना हो। चीज़ें दुरुस्त करते हुए अब उसे पता नहीं क्यों फिर से डर लगने लगा था। जब तक वो आदमी करीब था उसका सारा खौफ ज़ायल हो गया था, मगर जब वो दफन हो गया तो वो खौफ फिर से कूद कर आ गया। अब्बा ने हर निशान मिटा डाला। मम्मी को भी कुछ पता ना लगा, मगर उसे याद था। दादा कहा करते थे, इंसान जिस जगह पे जो करता है उस जगह उसका असर छोड़ जाता है, आसार हमेशा वहीं रहते हैं। वो कहते थे, ये सूरह यासीन में लिखा है। वो ये भी कहते थे कि इंसान जो बोलता है उसके अल्फाज हवा में ठहर जाते हैं, आसार कभी नहीं मिटते। इस पाक सिपाही के आसार भी उसके जहन पे, उसके कमरे के फर्श पर और फवारे के संगे मरमर पर नक्श हो चुके थे। अगले 3 रोज़ वो बुखार में भटकता रहा। एक अजीब सा एहसास कि कोई उसे पुकार रहा है। फवारे के साथ किचन सहन की कब्र से कोई उसे आवाज़ दे रहा है। वो कह रहा है कि उसका बदला ज़रूर दिया जाएगा। ये एहसास हर शय पे हावी था। तब पहली दफ़ा उसने वही मंज़र ख्वाब में देखा। हकीकत में वो उसे दफना कर आ गए थे, मगर ख्वाब में हमेशा यूँ दिखाई देता कि जब वो दफना कर पलटते हैं तो वो कब्र से उसे पुकारता है। खूबसूरत सहर अंगेज़ सी आवाज़, मगर अल्फाज उसे समझ में नहीं आते। वो बहुत मध्यम मुबहम सा कुछ कहता था। वो कभी न जान पाया कि वो क्या कहता था, लेकिन तब भी उसे लगता था कि शायद वो बता रहा है कि उसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। वो लोग जल्द ही अनातोकिया छोड़कर अदाना चले आए। यहाँ से वो कुछ अरसे बाद कोनिया मुंतकिल हो गए और जब वो 12 बरस का हुआ तब 4 बरस की खाना बदोशी के बाद वो इस्तांबुल वापस आ गए। मम्मी ने बताया कि अब उन्हें हुकूमत ने इजाज़त दे दी है और ये कि अब वो आराम से इस्तांबुल में रह सकते हैं, मगर आराम से वो तब भी नहीं रहे थे। मम्मी वैसे ही जॉब करती, अलबत्ता अब्बा बदलते जा रहे थे। वो पहले से ज़्यादा मुस्तरब और चिड़चिड़े रहने लगते थे। कभी कभी वो गुस्से में इतने बेकाबू हो जाते कि उसे लगता वो पागल होते जा रहे हैं।
तब उसे वो पाक सिपाही बहुत याद आता। फिर एक रात मम्मी के साथ लेटे हुए छत को तकते उसने उनसे पूछ ही लिया, मम्मी ये पाक सिपाही कौन होता है? मम्मी चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर कहने लगीं, बेटा पाकिस्तान की फ़ौज में जो खुफिया एजेंसीज होती हैं उनमें बहुत से फ़ौजी और गैर फ़ौजी काम करते हैं। इन एहलकारों में से कुछ तरबियत याफ्ता एजेंट होते हैं और अपने मुल्क के राज़ों की हिफाजत के लिए दूसरे मुल्कों के राज चुराया करते हैं। मगर वो करते क्या हैं? वो दूसरे ममालिक में जाकर जासूसी करते हैं। भेस बदल बदल कर वो हर जगह फिरते हैं। उनका कोई एक नाम या एक शनाख्त नहीं होती, उनका कोई एक घर या एक फैमिली नहीं होती। वो कभी कुछ और बन जाते हैं। उनको ये सब सिखाया जाता है ताकि वो जागें और पाकिस्तान के लोग सुकून से सो सकें। वो अपने मुल्क की आंखें होते हैं और फिर उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, मम्मी ने गहरी सांस लेकर कहा। जब कोई वर्दी वाला सिपाही महाज पे लड़ता है तो अगर वो जिंदा रह जाए तो गाजी कहलाता है, जान कुर्बान करें तो शहीद। एजाज़ात सिर्फ वर्दी वाले को मिलते हैं। उनके नाम पर सड़कें और चौक मंसूब किए जाते हैं, उन पे फिल्में बनाई जाती हैं। मगर जो जासूस होता है ना, वो अनसंग हीरो होता है, बेनाम निशान खामोशी से किसी दूसरे मुल्क में ज़िंदगी बसर करता। वो अकेला तन्हा ही काम किया करता है और अगर गिरफ्तार हो जाए तो अमूमन उसे बचाने के लिए कोई नहीं आता। क्यों? वो हैरान हुआ।